मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th की आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आने ही चाहिए कम से कम। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे लिए मैंने। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। जैसे पहला जो अपना चैप्टर है, मैंने अलग अलग चैप्टर से सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। तो इनको आप पढ़ के जाना अच्छे से। अब और जो इसका बेसिक जो पार्ट बताता हूँ मैं चैप्टर का, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो होती है, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। रियल नंबर के बारे में देखते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं, तो रियल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो नंबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो संख्याएं हैं ना, जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। या तो कोई भी संख्या वास्तविक होती है या कोई भी संख्या काल्पनिक होती है। काल्पनिक यानी कि जो नंबर्स हैं अपने, वो दो टाइप के होते हैं। या तो इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं या वो रियल नंबर हो सकते हैं। तो रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? जो अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं। रूट के अंदर जो माइनस के नंबर आ जाते हैं, माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 7, जो माइनस के नंबर रूट के अंदर आ जाते हैं तो वो काल्पनिक बन जाते हैं। सिर्फ यही नंबर काल्पनिक होते हैं, यानी कि इमेजिनरी होते हैं। बाकी सारे के सारे नंबर जो बच गए वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। अगर रूट के अंदर प्लस की संख्या आ जाए, जैसे रूट 5, रूट 7, तो वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होते हैं। ऐसी बात करें जैसे 1 2 3 4 5, माइनस के 3, माइनस के 7, माइनस के 4, जो भी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। 5.2, ये सारे के सारे एक रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब बात करें, देखो वास्तविक संख्याओं के फिर से दो पार्ट कर सकते हैं अपन। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका होता है टाइप, वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय, जिसको आप रेशनल नंबर बोलते हो। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, जिसको आप इरेशनल नंबर बोलते हो। रेशनल और इरेशनल। अब देखो रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो बात करें परिमेय संख्याओं की, जो संख्या p अपॉन क्यू, p बटा क्यू के रूप में आ जाती है, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन मान लो, भिन्न संख्याएं जो होती है, जैसे 2/5 लिख दिया मैंने, 7/11 लिख दिए, ये भिन्न संख्याएं जैसे होती हैं। जैसे 22/7, जो आपने पाई का नाम सुना है, पाई का जो मान होता है ना 22/7, वो भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि p और q के रूप में आ चुकी है इसलिए। तो परिमेय संख्या जैसे 2.3 आ गई, तो 2.3 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब पॉइंट वाली जितनी भी संख्या वो परिमेय हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखूं 5.32 का बार लगा दिया जैसे मैंने, तो जो बार वाली संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था 9वीं में कि बार वाली संख्या उनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए वो परिमेय बन गई। ठीक है, जैसे ऐसे आ जाएगी 3.4444 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब 3.4 के ऊपर बार लगी हुई है भाई। जो संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो उसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। मतलब इस नंबर को अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3.4 का बार लगा सकते हैं। ये सारी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय कौन सी बच गई? अपरिमेय वो संख्याएं बच गई जो रिपीट में नहीं होती और चलती रहती हैं। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा 3.4237 फिर 9 डॉट डॉट ऐसे। अब इस संख्या के ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते, और ना ये संख्या रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या बन गई, इरेशनल नंबर बन गया। दूसरी बात आप याद रखना, पाई वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई जो होती है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या पाई। पाई का, अब आप सोचिए पाई का मान तो 22/7 होता ही है। पाई का मान 22/7 होता जरूर है, लेकिन पाई में और 22/7 में फर्क है। इसका मान ये होता नहीं है रियल में, तो ये तो हम मान लेते हैं इसके, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि पाई की भी वैल्यू 3.14 समथिंग और आगे डॉट डॉट अलग हो जाती है। लेकिन इसकी भी जो वैल्यू 22 में जब 7 का भाग करते हैं तो भी 3.14 तक तो सेम रहता है, आगे अलग हो जाती है संख्याएं। तो लगभग इनका मान 2 पॉइंटों तक सेम आता है, इसीलिए इसका मान पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। जबकि पाई का मान कुछ और होता है जो रिपीट नहीं होती संख्या। इसलिए पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, याद रखना, इरेशनल नंबर। और जो 22/7 है वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ये चीज आप याद रखोगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हो गया।
उसके बाद में जो कुछ और बहुत सारी संख्याएं बच गई वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो, वो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एक से स्टार्ट होती हैं, सारी संख्याएं प्राकृत होती हैं। दूसरी अगर बात करें होल नंबर बोलते हो जिसको आप पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जिसको आप होल नंबर बोलते हो, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 वो वाली। ऐसे तीसरी अगर बात करें जिसको जो इम्पोर्टेंट है जिसको आप बोलते हो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, जैसे 2 है, 2 से स्टार्ट होते हैं, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको 2 बोलना है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता, फिर 11 होता है, फिर 13, ये चलते हैं। वो संख्या है जिसमें खुद का भाग जाए और उस संख्या का चला जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। दूसरा होता है भाज्य संख्याएं जिसको आप बोलते हो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो इनके बीच की जो संख्या, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बच गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं, यानी कि जैसे 4 में आप 2 का भाग कर लो, 1 का भाग कर लो, 4 का भाग कर लो, मतलब 2 से ज्यादा संख्याएं इसको भाग कर सकती हैं, वो हो जाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10, ये संख्याएं। कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो आपको 4 बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बतानी। तो इस पूरे में से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो कहाँ से बन सकता है, अपरिमेय और परिमेय से बन सकता है, रेशनल और इरेशनल। तो आपको पता चल गया होगा रेशनल कौन सी होती हैं, मतलब जो इतना ही ध्यान रखोगे जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं और डॉट डॉट लगा हो वो संख्या अपरिमेय इरेशनल होती है, और एक पाई इरेशनल अपरिमेय होती है, बाकी सारी संख्या परिमेय। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं, मैंने लिखा 5.325729 और छोड़ दिया, तो ये संख्या जो है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट भाई संख्या रिपीट नहीं हो रही, मैंने बोला जो रिपीट नहीं होती वो संख्या अपरिमेय है, लेकिन उसके साथ में डॉट डॉट होना जरूरी है। इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये संख्या रुक गई। जो संख्या रुक गई है वो परिमेय है, रेशनल है। जो संख्या नहीं रुकती है, चलती रहती है, ना रिपीट हो ना रुके, तब वो अपरिमेय बन जाती है, रेशनल। लेकिन जो रुक जाए या फिर रिपीट हो रही हो वो परिमेय बन जाती है। इनका ध्यान रखना। इस चैप्टर में बेसिक यही था, और आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो है तो स्मॉलेस्ट यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, या फिर परिमेय और अपरिमेय से बन सकता है। इसके आगे देखो, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे, और इससे मैंने बेसिक जो क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से वो समझना। देखो लिखा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का एलसीएम व एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो देखो 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा, पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो जिसको, इसको मैं से भी बोलते हो हिंदी में, मैं से, महत्तम समापवर्ती। इसको ले से भी बोला जाता है, तो हिंदी में नाम आ जाए तो ले से भी आ सकता है या मैं से आ सकता है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहले इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना, सारे काम के क्वेश्चन हैं। अब देखो समझो इसको, 6 और 120 का, तो पहले 6 के गुणनखंड कर लो, क्योंकि इसने बोला गुणनखंड विधि लगानी है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के गुणनखंड करो, 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, फिर 3 का ही भाग जाता है इसमें 1 बार। 6 के तो हो गए गुणनखंड, कितने बने, 2 गुणा 3। उसके बाद में 20 के गुणनखंड कर लो, तो 20 के करेंगे, देखो 2 का भाग करो 10 बार चला जाएगा, 2 का भाग करो 5 बार, फिर 5 का भाग करोगे 1 बार जाता है। तो इसके गुणनखंड इसके नीचे लिख लो, 2 गुणा 5। बात करते हैं मैं से एचसीएफ की। तो देखो एचसीएफ बताते हैं कितना आता है इसका। जो संख्या कॉमन है वही एचसीएफ है। तो कॉमन इन दोनों में 2 कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन है, जैसे 3 इन दोनों में नहीं है, या फिर दूसरी बार 2 कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 ही हमारा एचसीएफ आएगा। याद रखना, जब कुछ भी कॉमन नहीं आई तब आपको एचसीएफ कितना मानना है, 1। इसमें तो कॉमन आ गया 2, मान लो 2 कॉमन नहीं आता, 3 भी कॉमन नहीं आता, तो आप एचसीएफ 1 लिखते। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्राइम नंबर का जो है एचसीएफ कितना होता है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का, संख्याओं का एचसीएफ पूछ लिया जाए
तो अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए उसका HCF 1 आता है, याद रखना। अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? 1, ये भी याद रखना आपको। चलो इसका हमने HCF निकाल लिया, अब इसका LCM निकालते हैं। ले से देखो LCM में क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिख लो, 6 को और 20 को एक साथ लिख लो और गुणनखंड कर लो। 2 का भाग करो, 3 बार चला जाएगा। 2 का भाग इसमें 20 में करेंगे तो 10 बार चला जाता है। अब देखो इसमें तो 2 का भाग जाता नहीं 3 में, लेकिन 10 में तो जाता ही है। दोनों में से किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग करना आपको। 2 से इसमें करोगे 3 में तो जाता नहीं, इसमें 2 का 5 बार चला जाएगा। फिर से 3 का डिवाइड करो 1 बार, इसमें 3 का डिवाइड नहीं होता, छोड़ दो इसको। 5 का कर लो, अब इसमें 5 का भाग, भाई 1 तो पहले से ही 1 जाएगा नहीं इसमें भाग, इसमें जाएगा 5 में, 5 का 1 बार जाता है। अब इनको गुणा कर लो सभी को, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। देखो 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 को 2 से करोगे 30, 30 को 2 से करोगे 60। तो इसका जो HCF LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, हम यहाँ से भी HCF फाइंड कर सकते थे। आप नॉर्मली बस इतना अगर बेसिक मतलब आपको सीखना है तो आप ऐसे ही करो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाना है तो आप ऐसे भी HCF LCM कर सकते थे। देखो कैसे, LCM से भी HCF निकाल सकते, मतलब HCF से भी LCM निकाल सकते हो। LCM देखो, ये संख्याएं जो है ना, जो HCF था ना, HCF उसको लिख लो पहले, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में HCF 2 था तो 2 का इस लाइन में से 2 काट दो, इस लाइन में से 2 काट दो, 2 काट दिया। अब क्या बच गया? इस लाइन में 3 बच गया, इस लाइन में क्या बच गया? 2 बच गया और 5 बच गया। इनको गुणा कर लो। ध्यान रखो जो HCF है उसको काट दो, 2 HCF था, इसमें से भी काट दिया, इसमें से भी काट दिया। अब बच गया वो सारे लिख लो, लिख लिए नंबर। 5 को 2 से करोगे 10, 10 को 3 से करोगे 30, 30 को 2 से करोगे 60। तो यहाँ से भी सीधा LCM आ जाता है आपका 60। तो पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना। लिखा है कि 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फाइंड द LCM। LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो वही बात है कि 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करने हैं। तो 96 के गुणनखंड कर लो। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, करके देखो, और फिर अगर नहीं आ रहा तो आप फिर वीडियो को स्टार्ट करो वापस से और फिर देखो इसको। तो मैं बता रहा हूँ, देखो 96 का करेंगे 2 से करके देखे पहले, तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 चौक 8 और 2 8 16, 48 बार जाएगा। भाई आपको यहाँ से सीधा भाग नहीं करना आता तो 96 में 2 का भाग दे के देख लो आप, 2 का भाग कर लो इसमें, 2 चौक 8, फिर बचा 1, 6 उतार लो, 2 8 16, ऐसे कर सकते हो आप। तो 48 आएगा, देखो 48 मैंने लिख दिया। अगर आपको सीधा आता तो सीधा कर लो आप। देखो अभी फिर से 2 का भाग कर लो, इसमें 24 बार भाग जाएगा। फिर से 2 का अगर भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा। फिर से 2 का करेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 बार। 96 के कर दिए मैंने फैक्टर, 404 के भी कर दो। करते हैं, देखो 2 का भाग करो 2 बार 0, फिर 2 बार, फिर से 2 का भाग करो 1 0 1। अब 101 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में और किसी नंबर का भाग नहीं जाता, या तो 1 का कर सकते हो या खुद का, तो खुद का ही कर सकते हो इसमें। अब इसका देखते हैं HCF कितना आता है। HCF देख रहे हैं, HCF देखने के लिए इसके गुणनखंड लिख लो सारे के सारे। मैं लिख रहा हूं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बार 2 5 बार है, और फिर 3 है। 1 2 3 4 5 बार तो 2 लिख दिए मैंने, और फिर एक 3 है। इसके नीचे इसके लिख लो नंबर, तो 2 गुणा 2 गुणा 101। बात करते हैं इसके HCF की। HCF वो होता है जो कॉमन है, मैंने ये बताया आपको। तो HCF देखते हैं। कॉमन देखो, एक बार तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दो, फिर से 2 कॉमन आया, फिर से 2 लिख दो। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई गुणा करने हैं इनको। अब कुछ भी कॉमन नहीं तो छोड़ दो, 2 और 2 को गुणा करें कितना आ गया? 4। तो 4 इसका HCF आ गया। बात अगर LCM की करें तो मैंने बता रखा है कि LCM की अगर बात करें तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को एक साथ लिख लो 96 व 404, और इन दोनों का गुणनखंड कर लो एक साथ। या दूसरा सीधा तरीका क्या है, HCF क्या था? 4 था। 4 मतलब 2 बार 2 थे, तो 2 को काट दो। जितने भी 2 है ना, मतलब एक बार 2 था ना ये, तो दोनों में से एक एक 2 काट लो। फिर से दूसरी बार 2 था, दोनों में से एक एक 2 फिर काट दो। तो अब जो बच गए वो सारे लिख लो आप।
HCF तो लिखना ही लिखना है पहले, तो ये 4 तो लिख लो पहले, गुणा, देखो पीछे वाले में हमने ऐसे ही किया था, जो HCF था वो पहले लिख लिया था, फिर हमने काट दिए दोनों में से 2 2, और बाकी की संख्याएं बची वो भी लिख दी। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, जो 4 है ना 4 HCF वो तो मैंने लिख दिया, 4 मतलब 2 गुणा 2, तो 2 2 काट दो, इसमें से काट दो, इसमें से काट दो, बच गए वो सारे लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, नीचे क्या बच गया 101। इनको अब गुणा करेंगे, देखो 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 को 2 से करोगे 16, 16 को 2 से करोगे 32, 32 को अब 3 से गुणा करेंगे, तो 32 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 96 बन जाएगा। 96 को गुणा कर लेंगे 101 से, तो देखो गुणा करते हैं, 96 को 101 से गुणा करते हैं तो ये 6 आ जाएगा और 9, फिर 0 0, फिर 6, फिर 9, तो ये आ जाएगा 6 9 6 9, 96 96 आ जाएगा, 96 96, ये इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। जो जोड़े बनाए थे ना उनको आप पहले HCF लिख लो, देखो ऐसे ही करते हैं, पहले HCF लिख लो, 4 आ रहा था, फिर जो जोड़े बनाए थे उनको काट दो और बाकी संख्याएं लिख दो, ऐसे काम करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 6 72 और 120 का, पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद में इसमें आगे हम करेंगे। तो 6 का 72 का 120 का करेंगे अपन, तो गुणनखंड कर लो, 6 के गुणनखंड कर लो, पहले 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार, फिर 72 का कर लो, 72 का करेंगे 2 से करेंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। ऐसे 120 के गुणनखंड कर लो, 2 से भाग करेंगे 60 बार भाग जाएगा, 2 से भाग कर लेंगे 30 बार जाएगा, 2 से करेंगे 15 बार जाएगा, अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से कर लो 5 बार, फिर 5 से कर लो 1 बार। गुणनखंड लिख लो इसके HCF करने के लिए, 2 गुणा 3, फिर दूसरे नंबर वाले लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर से लिख लो 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5। कॉमन क्या है वो देख लो, इसमें कॉमन है 2, HCF कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन है, 1 बार 2 लिख दो, फिर 2 कॉमन है क्या, 2 नहीं आ रहा तो 3 आ रहा है क्या, देखो 3 आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहा है 3, तो 3 लिख लो, इनको गुणा कर दो, गुणा करोगे तो कितना आया 6, तो HCF आ गया 6। ठीक है, अब LCM लिखेंगे, देखो LCM करेंगे अब, तो सीधा तरीका बताया था मैंने LCM करने का, क्या करोगे पहले तो 6 लिख लो, तो 6 लिख लिए मैंने, गुणा, अब जो जोड़े बनाए थे वो काट लो, एक जोड़ा तो ये बनाया था ये काट दो, और एक जोड़ा ये बनाया था ये काट दो। ठीक है, अब देखो और जोड़े बनाते हैं, जैसे 1 2 का जोड़ा और बढ़ रहा है, 2 में देखो जोड़े होने चाहिए, अगर पेयर बन रहे हैं ना पेयर लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि बची हुई सारी संख्याएं अभी लिख देंगे, पहले 2 संख्याओं में भी पेयर ढूंढो, 2 लाइनों में, इसमें एक पेयर और बन गया तो इसका मतलब यहाँ से 1 2 लिखेंगे अपन, फिर से एक जोड़ा और बन रहा है 2 का, इसका मतलब यहाँ से भी 2 लिखेंगे अपन। अब देखो जोड़ा नहीं बन रहा है, अलग अलग संख्याएं आ गई, इसमें 3 है इसमें 5 है, अब ये दोनों संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, तो 3 लिख लो और 5 लिख लो, गुणा करो इसको, 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 को 2 से करोगे 30, 30 को 2 से करोगे 60, और 60 को फिर 6 से गुणा करोगे तो 36 यानी कि 360 आ जाएगा, तो ये इसका LCM हो जाएगा। इस हिसाब से करते हैं अपन। देखो इन क्वेश्चनों में जो पीछे ये क्वेश्चन कराया, जैसे मैंने एक और चीज आती है, इसके आपको जांच करनी होती है, जांच करने का सूत्र क्या वो भी सुन लो। देखो जांच करने का सूत्र होता है कि HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख दो, करके दिखाता हूं, देखो इसकी जांच करके दिखाते हैं कि सही है कि गलत है। जैसे HCF गुणा LCM, तो HCF देखो कितना है 2, गुणा LCM कितना है, देखो क्वेश्चन में देख लो LCM है 60, बराबर 2 संख्याओं का गुणा कर दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याएं कौन सी थी 6 और 20, 6 और 20 को गुणा कर दो, 6 गुणा 20, देखो इसको गुणा करो, 60 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 120, और यहाँ पे 2 को 20 से गुणा करोगे
तो भी हो जाएगा 120, तो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो, अब ये संख्या है एक जो अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये करते हैं। एक देखो, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 है, ये सिद्ध करना होता है कि √3 है वो इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको सिद्ध करते हैं, जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे √3। तो पहला काम, जब भी आप सॉल्यूशन करोगे, इसको हल करोगे, तो आप √3 को अपरिमेय मानने की बजाय आप परिमेय मानो, इसका ऑपोजिट मान के चलेंगे, यानी कि इसको रेशनल ले लेंगे पहले। तो लिखेंगे लेट √3, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेट √3 इज रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप इसको अपोजिट मान के चलो, इसने अपरिमेय सिद्ध करवाया तो परिमेय मान के चलो इसको। तो √3 अगर परिमेय संख्या तो आप लिखोगे √3 इक्वल्स टू ए, जो भी संख्या अपरिमेय बन जाती है, मतलब परिमेय बन जाती है, परिमेय, तो परिमेय के संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, मैंने बता रखा है, या a/b मान लो या p/q मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको लिख देता हूं कि जो √3 को मैंने परिमेय मान लिया, तो आप इसको p/q के रूप में लिख दो। दूसरा काम आप ये करो, अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। तो लिखोगे बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग करोगे। उससे पहले आप देखो क्या करोगे, p और q दोनों संख्याएं हमेशा आपको एक इंटीजर माननी है, पूर्णांक माननी है, और को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहभाज्य, वो भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जहां वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, जहां क्या लिखेंगे, जहां p व q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा सहभाज्य, को प्राइम को क्या बोलते हैं, सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। इसका सहअभाज्य का मतलब है कि इन p और q में कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक है। कॉमन का मतलब जैसे मान लो कि 6 संख्या है और एक संख्या है 18, तो इन दोनों में 6 कॉमन है, मतलब इसमें भी 6 का भाग जा रहा है, इसमें भी 6 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 कॉमन है इसमें। लेकिन मैं लिखूं 5 और 7, इसमें देखो कोई ऐसी सेम संख्या नहीं जो दोनों को भाग कर दे, ठीक है ना, एक के अलावा। तो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, उसको को प्राइम बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। आगे देखो, इसमें देखो p/q लिख दिया मैंने। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर कर दो इधर, तो और इधर करेंगे तो p/q दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचा कितना, 3, और यहाँ से p का भी स्क्वायर हो गया और q का भी स्क्वायर हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो q स्क्वायर को यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3q स्क्वायर, और बराबर p स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइड में 3 चला जाएगा। भाई गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो बात ये है कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3 आ गया। इसका मतलब एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है कि अगर 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 p को विभाजित करेगा। तो आप क्या लिखोगे, यदि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा वो सुनो, वो बताएंगे। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखो, इफ p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब यदि p स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो p भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। वो कैसे होता है, देखो मान लो कि एक संख्या है, मैंने संख्या लिखी 3 लिख दिया जैसे, तो 3 से विभाजित हो, 3 की बात कर लेते हैं पहले। मान लो कि एक संख्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 में आप 3 का भाग कर सकते हो तो 6 में भी कर पाओगे, क्योंकि थ्योरम यही बोलते हैं कि यदि आप उसके किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हो ना, तो उस नंबर को भी कर सकोगे, ठीक है। जैसे 3
से आप 6 के स्क्वायर को यानी कि 36 को डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से आप 6 को भी डिवाइड कर पाओगे, ये बताया। आगे देखो, तो यही थ्योरम मैंने लिखी है। अब जैसे इसका मतलब कोई भी संख्या डिवाइड क्यों होती है, जैसे मान लो कि एक संख्या है 27, 27 में मैं बोलूँ कि मैं 6 का भाग दे सकता हूँ, तो 6 का भाग तो नहीं दे सकते इसमें, पता है हमें नहीं दे सकते। मैं बोलूँ कि 4 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग भी इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 27 के अंदर 2 आता नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात करें कि जैसे मैंने बोला कि 27 में आप 3 का भाग कर सकते हो, तो ये बात तो सही है, 27 में 3 का भाग कर सकते हैं, क्योंकि 27 के गुणनखंड में 3 आता है, इसलिए कर सकते हैं। 27 के गुणनखंड करोगे ना तो इसमें 3 आएगा, भाई 3 गुणा 9 लिखते हैं इसको, मान लो एक बार के लिए, देखो 3 आ रहा ना इसमें, इसलिए 3 का डिवाइड होता है, इसमें नहीं होता, वरना 2 का नहीं होता। क्यों, तो 2 इसमें आता ही नहीं कि इसी के गुणनखंड में, इसके नहीं होता 2 का डिवाइड। तो किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो इसका मतलब वो संख्या उसमें आती है। तो जैसे 3 अगर p को डिवाइड कर सकती है, इसका मतलब p के अंदर 3 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब p के अंदर कहीं ना कहीं 3 है, तो p इक्वल्स टू आप क्या मानोगे, 3r मान लो। भाई p और q तो ले लिया हमने, तो r ले लेंगे। r क्यों लिया है, जैसे मान लो 27 में आप 3 का भाग कर सकते हो, तो 3 तो इसमें आता है इसलिए डिवाइड कर सकते हो, और 3 के अलावा कोई संख्या आ जाती है ना, जैसे इसमें 9 आ रखा है, 27 में 3 के अलावा 9 आ रखा है, इसका मतलब जो बाकी संख्या आती है अदर संख्या, उसको हमने r मान लिया। ठीक, p बराबर कितना हो गया, 3r। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, और r का स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर बन जाएगा। अब p स्क्वायर की एक वैल्यू थी, देखो यार ये रही, p स्क्वायर बराबर क्या है, 3q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह लिख दो 3q स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 9r स्क्वायर है। आगे करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो लिख दिया हूँ वापस 3q स्क्वायर है, और इस साइड है 9r स्क्वायर है, तो 3 से ही कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर बन गया। अब गुणा का नंबर जो है वो फिर से भाग में जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर फिर से डिवाइड में भेज दो, q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और r स्क्वायर आ जाएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आता वीडियो को बैक करके देख लेना आप। तो इसका मतलब देखो q स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था p स्क्वायर में 3 का डिवाइड हुआ था, तो सेम वही थ्योरम लग जाएगी ये वाली। तो आप लगा दो फिर से ये थ्योरम, यदि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 q को भी विभाजित करेगा, मतलब वही बात है, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब 3 जो है, बात ध्यान से समझना, जो 3 जो नंबर है 3 वो p को भी डिवाइड करता है, यहाँ से हमें पता चला कि वो p को डिवाइड करता है 3, यहाँ से हमें पता चला कि q को भी डिवाइड करता है 3। इसका मतलब जो दोनों को डिवाइड कर सकता है वो कॉमन माना जाता है। और हमने यहाँ देखा कि p और q सहभाज्य संख्या मान के चले थे हम, को प्राइम, मतलब कोई संख्या इनको डिवाइड नहीं कर सकती दोनों को, p और q को, एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि 3 भी डिवाइड कर सकता है इनको। इसका मतलब हमने जो मान के चला था, परिमेय संख्या माना था, वो परिमेय संख्या हमें नहीं माननी चाहिए थी, वो क्या हो गई, अपरिमेय बन जाएगी। इसलिए क्योंकि हमने परिमेय मान के किया और सोल्व करके देखा, तो ये देखो यहाँ पे गलत आ रहा है, अपना जो मान के चले थे उसका अपोजिट आ रहा है, सहभाज्य नहीं आ रही। इसका मतलब परिमेय नहीं मान सकते इसको, तो कौन सी संख्या बन जाएगी, वो अपरिमेय बन जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, जो नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे, 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है, कौन से कथन का, परिमेय संख्या मान के चले थे उस कथन का विरोधाभास है। अतः हमने माना वह गलत है, मतलब जो परिमेय संख्या माने थे वो गलत है। तो फिर कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है, तो जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएगी। फिर हमने माना वह गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q
ओवर अजम्पशन आर रॉन्ग। 3 जो है वो पी और क्यू का कॉमन गुणनखंड है, कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है, हमने माना हुआ गलत हो गया यहाँ पे। सो ओवर अजम्पशन आर रॉन्ग, सो √3 इज इरेशनल नंबर, ऐसे लिखोगे। ठीक है, देखो अभी इसका जो छोटा क्वेश्चन आता है वो भी कर देता हूं मैं। एक छोटे आते हैं, जैसे ऐसे आता है कि प्रूफ करोगे 3 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो बिल्कुल आसान है। 3 + 5 √2 इज इरेशनल नंबर, उसके लिए क्या करोगे आप, इसको पहले परिमेय मान लो। तो मानेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको परिमेय मान के चलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद में आपको लिखना 3 + 5 √2 इक्वल्स टू कितना मान लोगे, p/q लिख सकते हो, क्योंकि जो परिमेय बन जाती है वो p/q। और p और q की कहानी वही है, दोनों के दोनों क्या रहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर रहते हैं, इंटीजर। और साथ में क्या रहते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सहभाज्य, सहभाज्य मान लो। उसके बाद में सभी संख्याओं को एक एक करके उधर ले जाओ, जो रूट वाली संख्या उसको रख लो सिर्फ यहाँ पे। तो आप देखो क्या लिखोगे, 3 को इधर लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 5 √2। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पूरा सोल्व नहीं करना इसको, तो p/q और प्लस की संख्या इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी 3। इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं, 1 लगा लो। 5 √2 बराबर q और 1 का एलसीएम ले लो तो q आ जाएगा, 1 यहाँ जाके गुणा हो जाता है p से, माइनस q 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3q बन जाएगा। अब √2 बराबर करोगे ना, तो p - 3q बटे जो 5 गुणा की संख्या वो भाग में जाएगी, डिवाइड में, तो q डिवाइड में था और 5 भी चला जाएगा, तो 5q बन जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्या पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। ये पूरी भी संख्या पूर्णांक संख्या इंटीजर है, क्योंकि p और q को हमने पूर्णांक माना था, और जैसे 3 है वो पहले से ही इंटीजर ही होता है, और 5 भी एक पूर्णांक होता है। तो ये पूरी संख्या पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। जब दोनों इंटीजर हो जाते हैं, सामने वाले नंबर क्या हो जाता है, रेशनल माना जाता है, परिमेय संख्या मानी जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट वाली संख्याएं परिमेय होती ही नहीं है, तो ये हमारे कथन का फिर से विरोधाभास हो जाएगा, यानी कि अज्यूमशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, p - 3q, p - 3q व 5q। p - 3q है और 5q है, ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है तो √2 परिमेय संख्या होनी चाहिए, जिससे कि √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के सामने परिमेय होती है संख्या, लेकिन ये तो परिमेय है ही नहीं। पूर्णांक संख्या √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने माना वह गलत हो गया। फिर से हमने क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 5 √2 को हमने परिमेय माना था, ये गलत है। इसका मतलब परिमेय नहीं तो कौन सी बच गई, फिर अपरिमेय बच गई। हमने माना वह गलत है, वह गलत है। अतः 3 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे लिखोगे, p - 3q और 5q आर इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। सो इट मस्ट बी √2 इज रेशनल नंबर, तो यह होना चाहिए कि √2 एक परिमेय संख्या हो। बट लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 है वो अपरिमेय संख्या है। सो और अजम्पशन आर रॉन्ग, हमने माना वह गलत है। अतः यानी कि सो 3 + 5 √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसे लिखना। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का था, इतना ही था। चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो मैंने बताया परिमेय या अपरिमेय से क्वेश्चन आ सकता है, रेशनल और रेशनल से। तो आप ध्यान रखना, रूट वाली जो संख्याएं होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्या ये लिख देता हूँ, ये बताया तो था साइड में। जैसे √5 है, ये हमने अभी भी प्रूफ करा है, √3 है,
ये सारी की सारी कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं होती है, रूट वाली संख्याएं, ठीक है, सॉरी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यहाँ नहीं अपरिमेय लिखेंगे। रूट वाली जितनी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि अभी अभी प्रूफ करेंगे ये सारी सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं, ये काल्पनिक में होती है, जो माइनस में रूट वाली संख्याएं हो जाती है वो काल्पनिक, और बाकी सारी वास्तविक। वास्तविक के फिर से हमने 2 भाग किए थे, ये सारा मैंने समझा दिया आपको। कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से एक बार पीछे चला लो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखे थे, बस ये क्वेश्चन आ सकता है एक, और फिर ये जो रूट वाला है, रूट के दोनों क्वेश्चन करवा दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखो, चैप्टर 2 से पढ़ते हैं अपन, बहुपद चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। पहले इसका बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, फिर इसको आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। इसको पढ़ते हैं, देखो बहुपद। सबसे पहले पॉलिनोमियल बहुपद क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जिसको आप बोलते हो चर संख्याएं, और कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो अचर संख्याएं। चर संख्याएं जो होती हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी होती है, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड तक होती है, वो सारी चर संख्याएं वेरिएबल होते हैं। अचर संख्याएं जो काउंटिंग हमारी होती है 1 2 3 4 5, वो सारी, इन दोनों को गुणा करने पर टर्म बनती है, पद बन जाते हैं। जैसे मान लो 2 को मैं अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, 2 को b से गुणा कर दूं तो 2b बन जाएगा। 3 को c से कर देंगे तो मान लो 3c बन जाएगा। ये जो बने हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं टर्म, पद, पद बोलते हैं। तो ये भी दूसरी, ये भी एक पद है, यानी कि ये भी एक टर्म है। और जब पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो बहुपद बन जाता है, यानी कि पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे इन दोनों को मैं जोड़ दूं या घटा दूं, जैसे मैंने लिखा 2b + 3c, तो इसमें 2 पद हो गए, 2 या 2 से ज्यादा पद हो जाए उसको बहुपद बोल देंगे, तो ये बन गया बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था कि n घात के बहुपद में घातों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। देखो बहुपद से अपन शून्यांक निकाल सकते हैं, यानी कि जीरोज फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल से अपन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, इसमें बेसिक सिर्फ इतना ही है, यहीं से आप ध्यान रखो। अब क्वेश्चन वो आया था कि n घात के बहुपद में शून्यांकों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ n, पावर ऑफ n पॉलिनोमियल। तो देखो करते हैं इसका, इसको भी करेंगे। पहले अपन शून्यांक निकालना सीखते हैं, शून्यांक होते क्या है। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। x² + 7x + 10 का आपको जीरोज फाइंड करने और इसके रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। देखो इसको मतलब बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात आपको करने हैं, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है, वेरीफाई भी करना है। तो देखो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन 2 क्वेश्चन और लिए हैं, ये करते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, बस इतना ही है। देखो अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं x² वाला, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसको, x² + 7x + 10 शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं तो 1 माना जाता है, तो पहले इन दोनों को गुणा करो आप। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे 7 7 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं आपको सोचनी है। तो ऐसी 2 संख्याएं 5 और 2 होती है, क्योंकि 5 और 2 को गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा, और 5 में 2 जोड़ने से 7 भी बन जाता है। देखो करते हैं, पहली संख्या सेम लिख दो, x का स्क्वायर, और लास्ट का 10 है वो भी सेम लिख दो। बीच में 2 संख्याएं जो आपने सोची हैं 5 और 2 वो लिख दो। तो लिखो 5x + 2x। x क्यों लगाया, क्योंकि 7 के साथ में x लगा हुआ था, और 5x को और 2x को जोड़ेंगे तभी 7x बनेगा। भाई पहली संख्या सेम है, लास्ट की सेम है, और यहाँ पे 7 को मैंने 2 भागों में बांट दिया, 5 और 2, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं, इसमें कॉमन देख लो और इसमें कॉमन देख लो, यहाँ पे प्लस का साइन है। इसमें कॉमन देखा, x कॉमन है तो क्या बच गया, x + 5। इसमें कॉमन देखा तो 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस, इसमें 2 का डिवाइड करो, 2 का भाग करो 10 में, 5 बार जाएगा। जब भी जीरोस फाइंड करते हो दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, x + 5, तो x + 5 लिख दो, और दूसरी इसके आगे की संख्याएं x, और यहाँ से +2 उठा लो, x + 2 बराबर में कितना लेना है, 0, क्योंकि जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करने, इसलिए शून्य ले लो बराबर। x + 5 के बराबर भी 0 माना जाएगा, और x + 2 के बराबर भी 0 माना जाएगा। इसके बराबर भी 0 है,
और इसके बराबर भी 0, अलग अलग कर लिए मैंने। यहाँ से x की वैल्यू देखिए प्लस का 5 इधर गया, माइनस का हो गया। यहाँ से x की वैल्यू देखिए प्लस का 2 इधर गया, माइनस का 2 हो गया। पहले जो जीरोज है उसको अल्फा मानेंगे, दूसरों जो जीरोज है उसको बीटा मानेंगे। अब अपन करेंगे इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। देखो करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे वेरीफाई, जांच। जांच के लिए दो सूत्र हैं अपने पास में। कौन से? एक तो होता है शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हो अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है। दूसरा जांच का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, सी अपॉन ए। ये दो सूत्र होते हैं। कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको छाटना पड़ेगा कि प्लस बी अपॉन ए होता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है कि क्या होता है, वो छाटना है। देखो करते हैं इसको। उससे पहले आप देखो एबीसी देखते हैं क्या होती है। तो ये जो बहुपद आपने लिखा हुआ ना, ये जो बहुपद आपने लिखा है, इससे आपको एबीसी के मान निकाल लेने। निकालते हैं, देखो इस बहुपद से अगर देखिए पहला मान ए का होता है, दूसरा मान बी का होता है और तीसरा मान सी का होता है। तो ए का मान 1, बी का मान 7, सी का मान 10। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5 है, यहाँ लिख दो, प्लस बीटा, बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है, बराबर माइनस लगाओ और बी लिखना है। तो बी की वैल्यू देखो कितनी है, 7 है यहाँ से, तो 7 लिखो, बटे ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दी। यहाँ पे -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2, बराबर आगे -7 है ही, माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाएंगे, तो -5 -2 माइनस के 7 हो गई, और आगे भी माइनस का 7 है। नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया, बराबर आ गए दोनों। अल्फा गुणा बीटा करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, वापिस से 5 है माइनस का, गुणा बीटा की वैल्यू -2 है। सी अपॉन ए करेंगे, सी का मान 10 है और ए का मान 1। 5 और 2 को गुणा करोगे 10 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 10 है ही, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब वेरीफाई हो गई। तो ये इसकी सत्यता की जांच थी। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं, देखो इसमें भी वही क्वेश्चन सेम यही है कि 4u² + 8u को आपको क्या करना है, पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि जीरोज फाइंड करने हैं, फिर इसको वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो करते हैं इसको। 4u² + 8u, इन दोनों में देखो तीसरा भाग इसमें है नहीं, जैसे इसमें था 3 भाग थे, इसमें तीसरा भाग नहीं, आप कॉमन ले लो। इन दोनों में 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा, u, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 4 का भाग करो 8 में 2 बार जाएगा, और u कॉमन ले रखा बाहर, तो u + 2 बचा, बराबर में क्या लगाओ, 0, क्योंकि जीरोज फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में शून्य लगा दिया मैंने। इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो 4u के बराबर भी 0 है, u + 2 के बराबर भी 0। यहाँ से u बराबर करेंगे तो 0 में 4 गुणा की संख्या भाग में जाएगी, और 0 में अगर 4 का भाग करेंगे तो 0 ही रह जाते हैं, तो u का मान 0 आ गया एक। तो दूसरा u बराबर करेंगे तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो u का मान -2 आ गया। मैंने बोला था पहला मान अल्फा माना जाता है, दूसरा मान बीटा माना जाता है। जांच कर देते हैं, देखो जांच कर देते हैं। देखो जांच के लिए दो सूत्र है, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जांच के लिए दो सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। दूसरा सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, वो क्या होता है, सी अपॉन में ए। एबीसी क्या है वो देखो, पहले यहां से एबीसी ढूंढेंगे। ए का मान कितना है देखो, उससे पहले थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं अपन, हल्का सा। द्विघात जो समीकरण होती है ना, द्विघात समीकरण, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, 4 की प्रश्नावली में पढ़ेंगे डिटेल से इसको, 4 के चैप्टर में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो, उसमें क्या होता है कि जैसे वो ये होती है ax² + bx + c = 0, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक समीकरण बोलते हैं इसको, मानक समीकरण, द्विघात की मानक समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म है।
स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पीछे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है। कहने का मतलब अक्स स्क्वायर के साथ में आता है वो ए है, अक्स के साथ में आता है वो बी है, और जो कहलाता है वो सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर के साथ में आता है वो ए है, तो इसका मतलब 4 ए का मान है, और जो एक्स के साथ में या फिर यू के साथ में आए वो बी है, यानी कि बी का मान 8 है, और जो अकेला आता है वो मतलब वो सी का मान आता है। अकेली संख्या कोई है ही नहीं इसमें, तीसरी संख्या, तो सी का मान कितना माना जाएगा? 0। यहाँ पे सोल्व करो, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, बराबर -b/a लिखना है, तो -b करोगे तो देखो माइनस तो लगा दो पहले, और b का मान लिखो, b का मान देखा 8 है, बटे a का मान देखा, a का मान 4 है, 4 का भाग करो, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2, क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं, हटा दिया मैंने इसको, बराबर 4 से भाग करोगे ना 2 बार कटेगा, -2 आ गया, बराबर हो गए दोनों। दूसरा देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 है, गुणा बीटा की वैल्यू वो -2 है। c/a करते हैं, c का मान देखो 0 है, और a का मान इसमें 4 है। 2 को 0 से गुणा करेंगे, -2 को करो चाहे 0 ही रहता है, 0 में 4 का भाग करते हो तब भी 0 रहता है। ये भी वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन करना आपको ऐसे। ये 2 क्वेश्चन और बच गए, देखो ये करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये देखो, 4s² - 4s + 1 बराबर में क्या मान लो 0, क्योंकि जीरोज फाइंड करने क्वेश्चन वही पूरा आएगा कि जीरोज फाइंड करो, शून्य ज्ञात करो और वेरीफाई करो, सत्यता की जांच करो। तो देखो इनको देखते हैं अपन। 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 आता है, और प्लस माइनस पे भी 4 है, ऐसी 2 संख्या सोचो तो 2 और 2 होती है संख्या, तो 4s² लिखो, माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ के ही प्लस बना लेती हैं और 4 हो जाएंगी, -2 -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस में कितना है 1 बराबर 0। इनका एलसीएम मतलब कॉमन लो, यहाँ से 2s कॉमन है, क्या बच गया यहाँ से 2 का 4 में भाग जाएगा 2 बार, 2s बच जाएगा, 2s और 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 0 नहीं बचता, 1 बच जाता है। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लो, कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या आ जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। ये देखो सेम है, इसका मतलब सही चल रहे हैं। तो एक तो 2s - 1 हो गया, दूसरा इनके आगे की संख्या ले लो 2s और -1, 2s और -1 बराबर में क्या 0, इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, 2s - 1 बराबर 0, फिर से 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से 2s बराबर करेंगे तो माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, और s बराबर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या भाग में गई। ये करते हैं, 2s बराबर करेंगे, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो गया, और s बराबर करेंगे 1/2 हो जाएगा। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा। करते हैं इसको वेरीफाई, सत्यता की जांच करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा गुणा बीटा c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इक्वल्स टू, अब ABC तो लिखे नहीं, अपने ABC लिखते हैं, a का मान, b का मान और c का मान। पहला a है, दूसरा b है, तीसरा c है। a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। माइनस लगाओ, b लिखो, b की वैल्यू कितनी है -4 है, तो -4 बटे a की वैल्यू +4 है, तो वो लिख दो। देखो आधा 1/2 क्या होता है, आधा, आधे और आधे को जोड़ेंगे तो 1 बन जाता है। इधर देखते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 एकम 4, तो यहाँ पे भी 1 बन रहा है। आगे देखो, अल्फा गुणा बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, सी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो प्लस का 4। गुणा करो इसको, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, बराबर यहाँ से भी कितना है 1/4। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया जाता, गुणा में कभी भी, तो एलसीएम मत लेना इसको, थोड़ा ध्यान से समझना है। t² - 15 बराबर 0 ले लो। t² बराबर करेंगे तो वही क्वेश्चन आएगा, इसमें शून्याङ्कों गुणांकों की जांच भी करनी, वो सारा ही। -15 इधर भेजोगे, प्लस का हो गया,
अब t बराबर करोगे तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लग जाएगा 15 के ऊपर, और जो रूट लगता है वो प्लस माइनस दोनों में लगता है। तो इसका मतलब t का मान एक बार तो प्लस का रूट 15 माने जाएंगे और दूसरी बार t का मान माना जाएगा माइनस का रूट 15। तो पहला मान अल्फा का होता है और दूसरा मान बीटा का होता है। यही सीखा हमने अभी तक। अब देखो सोल्व करते हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे, दो मान निकाल दिए हमने, अब वेरीफाई करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे, देखो सत्यता की जांच करेंगे, देखो सत्यता की जांच। अब देखो पहले ए बी सी लिख लेते हैं अपन, ए बी और सी के मान देख लेते हैं इससे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उससे तुलना करनी होती है आपको। द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स की स्क्वायर अभी भी बताई थी ना, बी एक्स प्लस सी। स्क्वायर वाली संख्या के साथ में होती है वो ए माना जाता है। तो इसमें स्क्वायर वाली संख्या के साथ में, स्क्वायर की संख्या इसके साथ में कुछ भी नहीं तो 1 मानो आप, तो ए का मान कितना हो गया ए। फिर मैंने बताया जो एक्स वाली संख्या के साथ में बी है और जो अकेली संख्या होती है वो सी है। तो इसमें एक्स वाली कोई संख्या है नहीं तो अकेली संख्या है ये 15 -15, तो वो सी का मान है -15, ये याद रखोगे आप। तो बी का मान कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, जो संख्या है नहीं वो 0 मानेंगे अपन। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से रूट 15 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15 है, तो माइनस रूट 15 लगा लो, बराबर माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखो 0 है, तो 0 और अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा प्लस के रूट 15 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है रूट 15, बराबर 0 में किसी भी नंबर का भाग करेंगे 0 ही रहता है, और ये रूट 15 प्लस का और माइनस का ये कट के ये भी क्या बन गई 0, तो दोनों साइड 0 हो गई। यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू है रूट 15 गुणा बीटा की वैल्यू है माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 15 है। सी अपॉन ए लिखेंगे, सी का जो मान है वो माइनस का 15 है और बटे ए का मान है नीचे वो 1 है। देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करते हैं तो 15 बन जाता है, रूट हट जाता है, मतलब दोनों सेम संख्या रूट की गुणा कर देंगे तो रूट हट जाता है उसका, और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ से एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस का 15 हो गया है। तो दोनों साइड ये भी बराबर आ गई, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन वाले, इसको समझेंगे ध्यान से। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनको समझो। देखो आप तो जो रैखिक समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो सुनो। जो इक्वेशन मैंने पहले बनानी सिखाई वो इक्वेशन होती है जैसे बहुपद से वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान लो कि 2x + 3y = 7, ये हमारे पास में इक्वेशन है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको नॉर्मली पढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जैसे 2x + 3y = 7, जैसे मैंने लिखा 5x = 3, ये भी एक इक्वेशन है। मैंने लिखा ax की स्क्वायर, या बिना स्क्वायर की इक्वेशन लेते हैं एक बार, लीनियर की बात हो रही इसलिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे x + 2y + 3z = 8, ये भी एक इक्वेशन है। 3 इक्वेशन बनाई मैंने। अब इसमें ये तीनों की तीनों रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन में जो घात होती है वो 1 होती है, एक ही होती है हमेशा। पावर कितनी होती है, 1 होती है सभी वेरिएबल की। जैसे हमने पीछे पढ़ा था x का स्क्वायर आया था उसमें, ठीक है, जैसे क्वेश्चन था ना x² + 7x + 10, ये क्वेश्चन आया लिखा करा था हमने, उसमें स्क्वायर था। जब स्क्वायर आ जाता है तो उसको द्विघात समीकरण बोल देते हैं हम, रैखिक समीकरण नहीं बोलते, यानी कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी घात 1 होती है ना, पावर 1 हो, उसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हो, एक घात समीकरण बोल सकते हो या रैखिक समीकरण बोल सकते हो। तो देखो सुनो, दो चर एक चर क्या होता है, जैसे इसमें एक ही चर है x है सिर्फ, इसलिए एक चर वाली हो गई। इसमें देखो दो चर हो गई, वेरिएबल 2 हो गई, 1 और 2, तो ये 2 वेरिएबल्स में हो गई, यानी कि 2 चर वाली समीकरण हो गई। इसमें देखो 3 चर है, एक y है, एक z है, 3 चर है इसमें, तो 3 वेरिएबल्स में हो गया, 3 चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। तो चर 1 में भी हो सकती है, 2 में भी, 3 में भी, तो हम ये पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो करते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा 2 चर वाले रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मानक समीकरण।
तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो लिखते हैं। वो क्या होता है? वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। जैसे मैंने द्विघात का मानक रूप लिख के दिखाया था, वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वो स्क्वायर में चलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो किसका है? लीनियर इक्वेशन का है, रैखिक समीकरण का है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो इस बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे कुछ, इस समीकरण के बेस पे। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ कि तीन चीजें बताता हूँ कि जो इन समीकरण से, जैसे एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से आप ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनता ना, एक समीकरण से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन जा सकती, खींच सकते हो। अगर दो समीकरण है तो उससे दो लाइनें खींच सकते हो। अगर तीन समीकरण है तो तीन लाइनें खींच सकते हो, ग्राफ में लाइनें खींच सकते हो उससे आप। तो देखो इसको समझते हैं आप। मैंने दो समीकरण ले ली, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये मान ली। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरी समीकरण मैंने ये मान ली। आपको क्या करना होता है कि समीकरणों को देख के पता लगाना होता है कि इस जो लाइनें जाएंगी इससे, वो लाइनें या तो सीधी निकल जाती हैं, जिसको आप पैरेलल बोलते हो, समांतर रेखा बोलते हो, या वो दोनों लाइनें आपस में काट देती हैं एक दूसरे को, जिसको आप इंटरसेक्ट बोलते हो, या वो दोनों लाइनें आपस में कोइंसाइड हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, जिसको आप संपाती बोलते हो। तीन तरीके से लाइन जा सकती है। तो उसमें से कौन सा तरीका हो सकता है वो हमें फॉर्मूलों से पता चलेगा। तीन फॉर्मूले लिख रहा हूं, अब देखना। पहला देखो, यदि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं आए b1 अपॉन b2 के, तो हम बोलेंगे जो इसके, नीचे करते हैं थोड़ा सा इसका, अगर इक्वल नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं आपस में, तो जो बोलेंगे, एक साइड तो मैं लिखूंगा लाइन, यानी कि रेखा कैसी होंगी वो, और दूसरे इसके हल लिखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन क्या होंगे वो। देखो, तो जो लाइन होंगी ना, वो लाइन क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी कि प्रतिच्छेद कर जाएंगी। तो लिखोगे प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और इसके हल की बात करें तो हल कैसा हो जाएगा इसका? तो इसका जो हल हो जाएगा, लाइन अगर प्रतिच्छेद कर जाती है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, एक लाइन यहाँ जा रही है, इंटरसेक्ट कर जाती है, दूसरी लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई, प्रतिच्छेद कर गई, तो कितने बिंदु पर कटी? वो एक बिंदु पर ही कट सकती है। और जो चीज एक होती है वो यूनिक है, अद्वितीय है। तो जो हल हो जाएगा वो क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल, या एक हल बोल सकते हो, जिसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आप यूनिक स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर के साथ, प्ले स्टोर से। दूसरा देखो, दूसरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये अगर पहला पार्ट बराबर आ जाए, दूसरा नहीं बराबर आए, तो जो लाइन जाएंगी ना, वो लाइन रहेंगी पैरेलल रहेंगी, समांतर रेखा बोलते हैं जिसको आप। देखो यहाँ पे जो रेखाएं जाएंगी वो कैसी जाएंगी? समांतर, पैरेलल। एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन इसकी पैरेलल चलेगी, जिसको आप बोलते हो समांतर रेखा, समांतर रेखा हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। समांतर जो रेखा हो जाएंगे, आप सोचो ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल चलेंगी तो आपस में कटेंगी नहीं, और जब कटेंगी नहीं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जो कटती है लाइन तभी सॉल्यूशन है उसका, नहीं कटती तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरी देख लेते हैं। देखो, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब जो लाइनें जाएंगी, एक लाइन जो जा रही है ना, दूसरी लाइन जस्ट उसके ऊपर से ही चलेगी, एकदम ऊपर। ठीक है, जिसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कौन सी रेखा हो जाती है? संपाती, कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन।
संपाती रेखाएं आप सोचो कि कितनी जगह पे मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है, वे एक दूसरे के ऊपर ही चल रही है, इसका मतलब ये हर जगह से टच होती हुई चल रही है। तो इसके बहुत सारे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, अनेक हल, जिसको आप बोलोगे मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। अब एक नाम आता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत, ध्यान दो उस पे, संगत और असंगत। देखो जिस चीज का कोई हल नहीं है वो असंगत है, जैसे समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट स्टेंट। ठीक है, लेकिन जिसका हल है, जैसे अद्वितीय हल, हल तो मिल ही गया यहाँ पे एक बिंदु पे, और इसके तो हल बहुत ही मिल जाएंगे क्योंकि लाइन जगह तो हर जगह टच हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, संगत यानी कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और ये भी क्या हो जाएगा, संगत, कंसिस्टेंट। ये हो जाता है। देखो अभी ये कैसे है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको तीनों दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पूछा है संगत कौन सा, कंसिस्टेंट कौन सा है या असंगत कौन सा है, तो आपको चार्ट लेना है उसमें से असंगत कौन सा और संगत कौन सा। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं इसको, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे मान लो कि आपको दो समीकरण दे दी, इसको यहां से हटा देते हैं, यहाँ पे दो समीकरण दे दी, मान लो आपको दे दिया कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, फिर यहाँ पे दे दी जाएगी 6x प्लस और 9y बराबर में 22 आ गया। तो आप क्या करोगे, इनका रेशियो लेके चेक करो, अनुपात ले लो इनका, तो 2 के भाग में 6 लिख लो, 2 के भाग में क्या लिखो 6, 3 के भाग में आप 9 लिख लो, 3 के भाग में 9 लिख दिया, 11 के भाग में आप 22 लिख दो। ठीक है, अब इनको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ से भी 1/3 आया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ से 1/2 आ रहा है, तो पहले भाग बराबर है 1/3, 1/3, ये इसके बराबर नहीं आया, तो पहले भाग बराबर आ जाए और दूसरा ना आए, तो देखो पहले बराबर आ जाए और दूसरा ना आए तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। आपको इसमें पूछे कि लाइनें बताओ, ये इक्वेशन दे दी जाए दोनों और पूछे कि लाइन, कंडीशन ऑफ लाइन, रेखाओं की स्थिति क्या होगी, तो आप बताओगे जो रेखाएं जाएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल, समांतर जाएंगी वो लाइन, क्योंकि सूत्र कौन से का आया, समांतर का आया। हल पूछे तो आप लिखोगे कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये इसका बेसिक पार्ट मैंने बताया आपको। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन करेंगे अपन, 4 ही क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन करेंगे, एक ये 5 ही क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में से, 5 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, इसको ऊपर लेते हैं अपन थोड़ा, ये देखो इसको सोल्व करते हैं। लिखा हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ आपको लेना है, हाफ पैरामीटर आपको दे रखा है, कितना वो दे रखा है, देखो आगे लिख लो, इज 36, लास्ट में लिख रखा है 36 है, वुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, उस गार्डन की लेंथ जो वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से, और इज 36 मतलब उसका जो हाफ पैरामीटर है वो 36 दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की आपको डायमेंशन बतानी है, यहाँ पे देखो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रीथ बतानी। लिखा एक आयताकार बगीचे का परिमाप, एक आयताकार बगीचे का परिमाप जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो बगीचे की विमाई ज्ञात करें, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। देखो बना देते हैं, ध्यान दो, सबसे पहले एक आयत बना दो, ये मान लो कि वो गार्डन है, लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से यानी कि ब्रिथ से, तो ब्रिथ इसकी मैंने अक्स मान ली, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो लंबाई कितनी, 4 अधिक बताई है, तो अक्स में 4 और जोड़ दो आप, तो अक्स प्लस 4 बन जाएगी वो, ये इसकी लंबाई बन जाएगी, लंबाई लेंथ, और ये इसकी चौड़ाई मान ली मैंने यानी कि ब्रिथ।
ठीक है, ब्रीथ। तो आप क्या लिखोगे, लेट द लेंथ इज, लेट द, पहले ब्रीथ माननी पड़ेगी फिर लेंथ बन जाएगी, चौड़ाई मानोगे पहले। लेट द ब्रीथ इज, ब्रीथ बोल दो या वेड्थ बोल दो, एक ही बात है। माना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लो आप, पहले x मान लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी x+4 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई x+4 बन गई। अब देखो क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से अपन सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका अर्ध परिमाप है ना, आयत का अर्ध परिमाप दिया है, यहाँ पे बगीचे का अर्ध परिमाप नाम लिखना है, अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। देखो तो पैरामीटर, सबसे पहले परिमाप पता होना चाहिए, आयत का परिमाप क्या होता है, तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है भाई, लेंथ प्लस ब्रीथ, ये परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। लेकिन हाफ पैरामीटर बोला है इसने, अर्ध परिमाप, तो आधा करो इसका, जब आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब जो आधा परिमाप क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, देखना एक बार, इसका मतलब इसका जो अर्ध परिमाप दिया है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है, L+B बराबर कितना लिखोगे, 36। L+B बराबर कितना लिखोगे, 36। L लंबाई कितनी है, देखो x+4 है, तो L की जगह लिखो x+4। ब्रीथ चौड़ाई कितनी है, वो x मान रखी, तो x लिख दो, बराबर में कितना, 36। x और x को जोड़ेंगे 2x बन जाएगा, प्लस में 4 है, बराबर में 36 है। 2x बराबर करेंगे तो 36 में से 4 घट जाएगा, 2x बराबर करेंगे तो बचेगा 34, 34 बचेगा, और x इक्वल्स टू करेंगे तो, सॉरी 32 बचेगा, नहीं 4 घटाना है, 32 बचेगा। x इक्वल टू करेंगे तो 32 में 2 का डिवाइड कर दो, कितनी बार कट गया, 16 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और x हमने किसको माना था, x हमने चौड़ाई को माना था, यानी कि चौड़ाई 16 आ गई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 4 और जोड़ दो आप, तो लेंथ, लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, x+4 है, x का मान कितना रखा है, 16, तो 16 + 4 यानी कि 20 तो हो जाएगी लंबाई, 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, देखो चौड़ाई यानी कि ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ हमारे पास में x थी, x की वैल्यू 16 आ रखी है, तो 16 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। ऐसे कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, उनको ज्ञात करो। दो कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोण जोड़ के आपस में 180 बना लेते हैं तो उनको संपूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मान लो x और y जुड़ के 180 बन जाए डिग्री, तो वो संपूरक बन जाते हैं, सप्लीमेंट्री बन जाते हैं। करते हैं, देखो अपन इसको सोल्व। इसने बोला कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो लार्जर एंगल है ना, वो जो छोटा एंगल है, स्मॉलर एंगल है, उससे 18 ज्यादा है। एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा होती है इसका मतलब उनका वो डिफरेंस दे रखा है। जैसे मैं बोलूं कि एक जो आदमी है उसकी हाइट 6 फुट है और एक आदमी है उसकी हाइट 5 फुट है, तो मैं बोलूं ये इससे 1 फुट ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों का जब माइनस करोगे, अंतर देखोगे, तो वो 1 फुट का है। यही तो बात हुई, कोई भी चीज कुछ से ज्यादा होती है इसका मतलब वो हम डिफरेंस देख रहे हैं, उन दोनों का अंतर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। देखो देखो करते हैं इसको। तो अपन क्या मानेंगे, माना टू सप्लीमेंट्री एंगल मान लेंगे, दो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण है, उसमें एक कोण बड़ा कोण मान लेंगे, छोटा कोण, तो लिखोगे यहाँ पे माना लेट बड़ा कोण
लार्जर एंगल, लार्जर एंगल मान लो आप x मान लो, स्मॉलर एंगल कितना मान लोगे, स्मॉलर यानी कि छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण आप y मान लो। इसने बोला है कि दोनों का अंतर, क्योंकि कितना ज्यादा बताया, 18 ज्यादा बताया, इसका मतलब वो दोनों का अंतर 18 है, डिफरेंस है 18 का। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे x प्लस x माइनस, अंतर क्या होता है, माइनस होता है डिफरेंस, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18। समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण, क्योंकि संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों कोणों का जोड़ कितना माना जाता है, 180 माना जाता है। तो आप क्या लिखोगे, दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई, दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया 180, तो ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अपन मेथड लगाएंगे, दो मेथड है अपने पास में, या तो विलोपन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, कोई सी भी एक लगाते हैं। विलोपन लगाएंगे अपन, एलिमिनेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, एक समीकरण ऊपर लिख लो, एक नीचे लिख लो। तो लिख लो, देखो जो बड़ी वाली समीकरण उसको ऊपर लिखो, x प्लस वाई बराबर में 180। दूसरी जो एक नंबर की समीकरण वो नीचे लिख लो, x माइनस वाई बराबर में 18। प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, x और x को जोड़ा तो 2x बन गया। 180 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 8 9 198 बन रहा है। x बराबर करेंगे तो 198 के अंदर आप भाग करोगे किसका, 2 का भाग कर दो, कितनी बार कटेगा, देखो 2 में 18, 2 में 18, 99, x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। अब x बराबर जो 99 आया वो समीकरण 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, किसी में भी कर दो, समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, x बराबर 99 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 देखो ये रही अपने पास, 1 में भी रख सकते हो, मैंने 2 में रख रहा हूं, कोई बात नहीं। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर में 180 है, तो x की जगह 99 रख दो और प्लस y बराबर में 180 लिख दो। y बराबर 180 में से आप 99 घटा दो तो y इक्वल्स टू 99 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 81 बचेगा। 99 में 81 जोड़ते हो ना तब 180 बन जाता है, तो 81 आ जाएगा। दूसरा कोण, अब y किसको माना था, इसका मतलब देखो x का मान आ गया, x मतलब लार्जर एंगल, बड़ा कोण आ गया अपने पास में, लास्ट में लिखोगे बड़ा कोण, तो कितना हो जाएगा, यानी कि लार्जर एंगल, बड़ा कोण किसको माना था, x को, x का मान कितना है 99। छोटा कोण, छोटा कोण स्मॉलर एंगल वो कितना है, छोटा कोण y को माना था, y कितना आ गया 81 डिग्री, ऐसे लिखना, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये वो क्वेश्चन है जो आप आते हैं आपको पहले से, थोड़े बहुत नहीं आते तो आप यहाँ से सीख लो जल्दी। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, मतलब एक कोच है क्रिकेट टीम का, 7 बल्ले खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए में। नीचे भी वही लिखा, क्रिकेट टीम का कोच 3800 रुपए में 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। आगे लिखा है सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, और वो क्या करती है कि 3 बैट खरीदती है और 3 तो बल्ले हैं और 5 गेंद हैं, वो 1750 रुपए के खरीदते हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, तो कीमत बता देंगे यहाँ पर अपन, उसकी कॉस्ट बता देंगे बैट और बॉल की। अब इक्वेशन बनाएंगे तो आप सबसे पहले मान लो कि एक तो बैट की प्राइस मान लो और एक आप बॉल की प्राइस मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला माना बल्ले का जो मूल्य है, बल्ले का मूल्य यानी कि प्राइस ऑफ बैट, लेट द प्राइस ऑफ बैट, बैट की जो प्राइस है वो कितनी मान ली मैंने, x रुपए मान ली, और जो बॉल की प्राइस है, बॉल का मूल्य, प्राइस ऑफ बॉल, प्राइस ऑफ बॉल वो मैंने
वाई रुपये मान लिया। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, और बल्ले का मूल्य मैंने कितना माना, x, तो 7x लिख दो, प्लस बॉल कितनी खरीदी, 6 खरीदी, बॉल को मैंने क्या माना है, y, तो 6y लिख दो, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए लग गए, 3800 रुपए, तो बराबर में 3800 लिख दो। समीकरण 1 बन गई। सेम दूसरी बनाएंगे, 3x और 5y हो जाएगा। 3 बल्ले थे वो x के हिसाब से, 5 गेंद थी, बॉल थी वो y के हिसाब से, और बराबर में कितना, 1750। ये समीकरण 2 बन गई। सोल्व करते हैं देखो। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, कौन सा भी लगा दो। तो देखो करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से ले लेते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर में 1750 है। तो आप क्या करो, 3x बराबर करोगे तो 5y इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1750 माइनस 5y। x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटे में कितना चला जाएगा, 3। अब ये जो मान है x का वो समीकरण 1 में रखेंगे अपन, 2 से मान निकाला तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा, देखो समीकरण 1 है 7x, साइड में करता हूं मैं यहाँ पे, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो देखो 7 गुणा x का मान देखो पूरा का पूरा लिखो, 1750 माइनस 5y और बटे में कितना, 3, प्लस में कितना है 6y और बराबर में कितना, 3800। 7 को अंदर गुणा कर लो, देखो 7 को अंदर गुणा करेंगे, 0 से करेंगे 0, 35 हो जाएगा, और 49 52 हो जाएगा, और 12, माइनस 7 को 5 से करेंगे 35y हो जाएगा, बटे में कितना है, बटे में 3 है, प्लस में 6y है, और बराबर में 3800। ध्यान दो, नीचे की संख्या हटाने का एक तरीका ये है कि पूरी समीकरण को गुणा कर दो उससे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो नीचे से 3 हट जाएगा। देखो कैसे, सीधा ही हटा देता हूं मैं इसको, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से भी 3 से, नीचे 3 था ना तो 3 से गुणा कर दो पूरी समीकरण को। देखो ये कट गया, यहाँ क्या बचा, 12250 माइनस 35y प्लस 6 को 3 से गुणा कर लो 18y बराबर, इसको 3 से गुणा करेंगे 0 0 4 हो जाएगा, 1140, 11400। 12250 लिखो, माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 35 में से 18 घटा दो आप, घटाएंगे तब कितना बच जाएगा, माइनस के 17y बच जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का था, बराबर में है 11400। अब देखो माइनस का 17y बराबर करेंगे अपन, तो 11400 में से ये प्लस का नंबर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12250 हो जाएंगे, माइनस का 17y बराबर, इनको घटा लो अब, माइनस के बच जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का, और 850 बच जाएंगे, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर करेंगे तो 850 में भाग करो 17 का, 17 को काटो कितनी बार, 17 पंजे 85, 50 बार कटेगा, y का मान कितना आ गया, 50। y का मान जो 50 है वो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। देखो समीकरण 1 क्या थी, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, इसमें रखो। देखो 7x लिख दिया मैंने, प्लस 6 गुणा y का मान 50 है ना, 50 लिख दो, बराबर में कितना है 3800। तो 7x प्लस 6 को 50 से करो, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा ये, बराबर में कितना 3800। 7x बराबर करोगे तो 300 इस साइड जाएगा, घटेगा ये, तो 3800 में से आप 300 घटा दो तो बचेगा कितना, 3500 बच जाएगा। तो ध्यान दो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे का, 7x बराबर कितना बचा, 3500, 7x बराबर लिखोगे 3500, x बराबर लिखोगे तो 3500 के भाग में कितना जाएगा, 7, 7 से इसको काट दो, 7 पंजे 35, 500 आ जाएगा।
x का मान कितना आ गया 500। लिखोगे कैसे लास्ट में, देखो बल्ले को हमने x माना था, लिखोगे लास्ट में बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य प्राइस ऑफ बैट, तो वो तो हो जाएगा 500 रुपये। और बॉल का मूल्य, बॉल का मूल्य, बॉल कितने रुपए की, बॉल किसको माना था हमने, y को बॉल माना था, तो देखो तो बॉल का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपये। 50 आया y का मान, देखो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब हम करेंगे। तो इसके कुछ पार्ट मैंने बनाए वीडियोस के, तो उस पार्ट में आप देखोगे, आगे का पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन, ये जितने पार्ट बनते हैं वीडियोस के 4 या 5 पार्ट बनते हैं, वो सारे आपको देख लेने हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए कम से कम। आज की क्लास तो अपन यही तक करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।